नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका जनगणना के एक मास्टर वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो हमारी 2011 की सेंसस थी उससे रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, किसी भी, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आरओआर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जो घटना चक्र में इंक्लूडेड हैं वो सारे पीआईक्यूज में आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, जो जनगणना है ये हर 10 साल पे की जाती है। इसकी स्टार्ट जो है वो 1872 में हुआ था, लेकिन जो एकदम अच्छे तरीके से जो है वो लॉर्ड रिपन के समय 1882 में स्टार्ट किया गया था। तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से 1882 में स्टार्ट किया गया था। हर 10 साल बाद होना था। लेटेस्ट जो है हमारा वो 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण ये जनगणना अभी डिले हुआ है और जनगणना का प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन आपके एग्ज़ाम तक जो डेटा होगा वो 2011 का ही होगा, तो क्वेश्चन जो है इसी में आएगा। और आरओ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरओ और यूपीपीसीएस में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कुछ स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि जहाँ पे भी आपको APC 11 दिखेगा उसका मतलब क्या होगा, एज पर सेंसस 2011। तो स्टार्ट करते हैं फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द आउटकम ऑफ। दोस्तों, जो पॉपुलेशन का जो नेचुरल यानी प्राकृतिक ग्रोथ होता है वो किस किस का आउटकम होता है, तो एक तो वो क्रूड बर्थ रेट का होता है, मतलब कि जो क्रूड बर्थ रेट है मतलब कि कितने लोग पैदा हुए हैं। दूसरा है क्रूड डेथ रेट, जो एक्चुअल में कितने लोग टोटली नंबर वाइज कितने लोग, मतलब कि डेथ रेट क्या है, कितने लोग एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों से डिसाइड होता है। जो मैरिज होता है और माइग्रेशन होता है वो कहीं पे जो पॉपुलेशन को ग्रोथ को डिसाइड करता है, वो क्या होता है कि वो नेचुरल काज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है माइग्रेशन जो होता है, प्रवासन जो होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जो होते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो सिंपली करते हैं जॉब की तलाश में या हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी के लिए। और मैरिज भी एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है, जो हमारे सोशल कस्टम होते हैं उसके कारण जो महिलाएं होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो किसके कारण है, वो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट के कारण। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होता है, उसका क्या सीक्वेंस होता है। दोस्तों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो थ्योरी था उसको फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन ने दिया था। और ये कितने स्टेप में होता है, ये मोडली 3 स्टेप में होता है। एक स्टार्टिंग में किसी भी स्थान की जो पॉपुलेशन होती है उसमें हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, मतलब खूब लोग पैदा होते हैं और खूब लोग मरते हैं बीमारियों आदि के कारण। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनमें यही होता है, जो अफ्रीका के गरीब देश हैं उनमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो नहीं पाता, क्योंकि जितने लोग पैदा होते हैं उसमें से अधिकतर लोग मर जाते हैं। दूसरा सीक्वेंस होता है कि हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट। बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट लो हो जाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो हेल्थ की फैसिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, साथ में लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, बाकी चीज़ें मिलते हैं, जिसके कारण डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का तीसरा फेज़ क्या होता है, जब बर्थ रेट लो भी होता है और डेथ रेट लो भी होता है। तो इंडिया जो है वो सेकंड वाले फेज़ में है, और लो बर्थ रेट और विथ लो डेथ रेट वाले जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जापान हो गया। उसके बाद है A gradual change in the manner of population growth occurring over a long period of time। दोस्तों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते किसे हैं, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसका एक ग्रेजुअल चेंज, मतलब धीमा परिवर्तन जो होता है पॉपुलेशन में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, उसको क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक ग्रेजुअल चेंज होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है इसमें में से कौन सा फैक्टर जो है लीडिंग टू स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यानी जो पॉपुलेशन है हमारा उसको स्टेबल क्या करता है, तो कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ रेट। दोस्तों, जो बर्थ होता है
और जो डेथ होता है अगर वो कॉन्स्टेंटली होता है तो कहीं पे भी पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो लीडिंग टू स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ रेट लीड्स टू स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद एट प्रेजेंटली जो है इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ किस फेज में है? तो प्रेजेंटली इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई ग्रोथ रेट है इंडिया में, लेकिन डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन है। यानी अगर हम आज के डेट में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का टाइप देखें तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट तो हाई है इसमें, लेकिन अब इसके साथ साइन भी हो गया कि ये जो धीरे धीरे घट रही है। यानी पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो डेफिनेटली कम होता चला जा रहा है। तो ये इसका मतलब है। तो हाई ग्रोथ रेट विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बाद है मेन रीजन फॉर इंडियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंडिया के पॉपुलेशन इंक्रीज का मेन कारण क्या है? तो इंडिया में बर्थ रेट तो वही रहा, लेकिन हालांकि अब थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, लेकिन जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि इंडिया पहले बहुत गरीब देश था, लेकिन अब हेल्थ की फैसिलिटी है, महिलाओं में एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग के प्लान है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। तो कई सारे स्टेप्स की वजह से इंडिया में जो डेथ रेट है उसमें रिडक्शन हो गया है, और लोगों को खाने के लिए भोजन है। पहले तो लोग खाने को खाना ही नहीं मिलता था। अब इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ढेर सारी मात्रा में होता है। तो इंडिया के पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मेन कारण जो है वो डेथ रेट से एसोसिएटेड है, क्योंकि बर्थ रेट वही रहा लेकिन डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद दोस्तों थॉमस रॉबर्ट माल्थस कहो या TR माल्थस कहो या केवल माल्थस कहो, ये एक डेमोग्राफर हैं। डेमोग्राफर मतलब जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक भी आ सकता है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने बताया है कि जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेजर है आप पॉपुलेशन कंट्रोल का, कहीं पे भी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो उसका जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेजर क्या है? बर्थ कंट्रोल है। तो एज पर थॉमस रॉबर्ट माल्थस मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज बर्थ कंट्रोल। तो ऑप्शन में आएगा बर्थ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल और कई सारे आएंगे, तो बर्थ कंट्रोल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 2022 के प्रीलिम्स में आया था कि द माल्थसियन थ्योरी इज रिलेटेड टू किससे? तो अभी आप जान गए कि माल्थस जो थे वो एक डेमोग्राफर थे, तो उनकी जो थ्योरी होगी वो पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है। तो द माल्थसियन थ्योरी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। उसके बाद है एज पर माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज। माल्थस ने कहा है कि जो पॉपुलेशन होता है कहीं पर वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होता है, जबकि जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होता है। तो माल्थस के अनुसार जियोमेट्रिक मतलब गुणोत्तर माध्य और अरिथमेटिक मतलब समांतर। अरिथमेटिक मतलब वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर माध्य शायद हिंदी में इसको कहते हैं, जो एक कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ता रहता है। तो यानी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है इन कंपेरिजन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी स्थान पे पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी जीवन यापन का जो साधन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डेमोग्राफिक किसी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक फीचर का पार्ट नहीं है? तो नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक फीचर ऑफ अ पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है, डेंसिटी किसी पॉपुलेशन की यानी एक किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या सेक्स रेशियो, या रूरल अर्बन पॉपुलेशन। तो दोस्तों डेमोग्राफिक फीचर मतलब होता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई उसके बारे में पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को बताने वाला कोई भी फैक्टर। तो डेमोग्राफिक फीचर में पॉपुलेशन डेंसिटी आती है, सेक्स रेशियो आता है, एंड रूरल अर्बन पॉपुलेशन आता है, मतलब कितना पॉपुलेशन रूरल है कितना पॉपुलेशन अर्बन है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डेमोग्राफिक फीचर से कोई संबंध नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, डेमोग्राफिक फीचर का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर बताने वाले फीचर। तो और इसके अलावा कुछ और डेमोग्राफिक फीचर कौन कौन से, जैसे लिटरेसी रेट आप पढ़ते हो जब सेंसस होता है, एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड पढ़ते हो, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ते हो, जीवन प्रत्याशा।
उसके बाद इंडिया में जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियस है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज जोन होगा, इंडस्ट्रियलाइज एरिया होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियलाइज एरिया। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया हमारा कि रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, तो रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस स्टार्ट इन फर्स्ट टाइम 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। तो रिपन की राहत कहा जाता है इसको। रिपन के काल में इंडिया में रेगुलर और साइंटिफिक तरीके से सेंसस स्टार्ट किया गया था। हालांकि फर्स्ट सेंसस इंडिया में 1872 में लॉर्ड मायो के दौरान किया गया था, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज सेंसस नहीं था। कुछ एरिया में किया गया, कहीं पे नहीं किया गया, कई सारे फैक्टर्स में इशू थे। तो इसीलिए अगर आपसे फर्स्ट पूछता है तब तो आप लॉर्ड मायो 1872 करोगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि रेगुलर तरीके से कब स्टार्ट हुआ, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके, तो लॉर्ड रिपन 1881। उसके बाद है द सेंसस, दो स्टेटमेंट दिए हैं असर्शन एंड रीजनिंग के। द सेंसस ऑफ इंडिया इज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स। भारत में जनगणना हर 10 साल पे की जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रीजन क्या दे रहा है इसका, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली रिमेन्ड अनचेंज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये कह रहा है कि इसका कारण ये है कि 10 साल पे जो सेंसस किया जाता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 10 साल तक अनचेंज रहता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको पता है कि वार्षिक वृद्धि दर होता है, प्रतिदिन जनसंख्या बदल रही है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। उसके बाद 2011 का जो सेंसस हुआ था उसको मोटो क्या था, मोटो का एक मोटो बनाया जाता है ना हर सेंसस का, कुछ वाक। तो 2011 के सेंसस का मोटो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और अगर आपसे पूछता है कि 2011 के सेंसस कौन से नंबर का सेंसस था, तो ये 15th नेशनल सेंसस था। उसके बाद है अंडर NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इन सेंसस 2011 में जो NPR था उसके अनुसार मिनिमम एज फॉर पर्सन हुज फोटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग एंड आइरिस मैपिंग इज डन। तो जो हमारा सेंसस में NPR था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें कि हर व्यक्ति के बारे में डेटा, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें कहा गया था कि 15 साल से कम के बच्चों का फिंगरप्रिंटिंग, फोटोग्राफी एंड आइरिस मैपिंग नहीं होगा, यानी उससे ज़्यादा के लोगों का जो होगा वो फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंटिंग एंड आइरिस मैपिंग होगा। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कितने थे, 640 थे। अभी तो 728 हो गए हैं, लेकिन अब तो कुछ और बढ़ चुके हैं। कुछ राज्यों में लगातार बनते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो ये हम करंट अफेयर में देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेकिन सेंसस में कब था, 640 था। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीरियड दिया है यानी डिकेड दिया है, मतलब पीरियड दिया, डिकेड नहीं, मतलब 2 साल, 20-20 साल का गैप दिया। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का स्ट्रक्चर बता रहा है। तो इंडिया में 1901 से 1921 के बीच में जो ग्रोथ तो था, लेकिन वो स्टैग्नेंट ग्रोथ था। दोस्तों स्टैग्नेंट ग्रोथ का मतलब क्या, एक छोटा सा कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रहा था, ठीक है। इवन जो 1911 से 21 का दौर था, यहाँ पे तो निगेटिव डिकेडल ग्रोथ हो गया था, -0.3 का। इसीलिए 2021 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। तो इंडिया में एकमात्र दशक 1911 से 21 था जब इंडिया का जो है निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। तो 1901 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट ग्रोथ था। 1921 से लेके 1951 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्टेडी ग्रोथ था। और 1951 से 19 स्टेडी ग्रोथ मतलब तेज गति से बढ़ा। 1951 से 1981 के बीच में रैपिड हाई ग्रोथ था, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। इसी समय इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें फोर्स कंट्रोल किया गया था पॉपुलेशन का, तो उसमें और लोगों ने बच्चा पैदा किया था। उसके बाद 1981 से 2001 के बीच में हाई ग्रोथ रेट है, लेकिन विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन, मतलब ग्रोथ रेट अभी तो हाई बना हुआ है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो जो ग्रोथ का स्पीड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन चल रहा है।
उसके बाद यहाँ पे डिकेड दिया है और उसका डिकेड का ग्रोथ दिया है, मतलब पूरे दशक के दौरान पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कितनी थी। तो 1901 से 11 के बीच में हर चीज़ याद नहीं रख सकती, लेकिन 3 ईयर तो आपको ज़रूर याद रखना है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा। तो 1901 से 1911 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 5.75%। 1911 से 1921, 1911 से 1921 के बीच में निगेटिव ग्रोथ रेट थी -0.3, ये हमें याद रखना है। उसके बाद 1921 से 1931 के बीच में 11% ग्रोथ रेट थी। 1931 से 1941 के बीच में 14.2% ग्रोथ थी। 1941 से 1951 के बीच में 13% डिकेडल ग्रोथ थी। 1951 से 1961 में 21.5% हो गई। आप देख सकते हो, जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि 1951 से रैपिड हाई ग्रोथ स्टार्ट हुआ, तो 1951 में 51 से 61 में 21.5% ग्रोथ रेट थी। 1961 से 1971 में 24.8% डिकेडल ग्रोथ थी। कितनी थी, 24.8%। 1971 से 1981 के बीच में 24.6% डिकेडल ग्रोथ थी। 1961 से 1971 वाला जो है इंडिया में हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसको याद रखोगे। जिस प्रकार 1911 से 1921 में निगेटिव सबसे कम थी, उसी तरीके से 1961 से 71 के बीच में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी, 24.8%, सोच सकते हैं। 1971 से 81 में 24.6 हो गया, 0.2% कम हो गया। 1981 से 1971 में 23.8% हो गया, 0.8% कम हो गया। 1991 से 2001 के बीच में 21.5% था। और फिर ये याद रखना हमें कि 2001 से 11 के दौरान जो लेटेस्ट था डिकेडल ग्रोथ कितना था, 17.7% डिकेडल ग्रोथ था सेंसस 2011 में। उसके बाद है ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा कि लोवेस्ट परसेंटेज चेंज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन कब था। तो 1961 से 71 के बीच में हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा था 24.8%। 1971 से 81 के बीच में 24.6% था। 1991 से 2001 के बीच में कितना था ग्रोथ, ये भी हमने यहाँ पे देखा 21.5% था। और 2001 से 2011 के बीच में कितना है, 17.7% है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मैंने क्या कहा, हर चीज़ याद नहीं रखना, पर 4 चीज़ याद रखना है, 3 डिकेड। एक तो 1911 से 1921 में निगेटिव था -0.3%। उसके बाद 1961 से लेकर 1971 तक कितना था, 28.8% था, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ था। उसके बाद उससे कम में 0.2 कम हुआ, लेकिन जो 2001 से 11 के बीच में कितना डिकेडल ग्रोथ रेट है, 17.7%। उसके बाद करेक्ट मैच दिया है डिकेडल ग्रोथ का। तो 1971 से 81 के बीच में हमने भी देखा 24.6 है, 24.8 जो कि 1961 में था, उससे कम हो गया। तो 24.6 है 1971 से 81 के बीच में। 1981 से 91 के बीच में 23.8% है। 1991 से 2001 में कितना है, 21.5% है। और जो 2001 से 11 के बीच में कितना है, 17.7% है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चूँकि ये लेटेस्ट सर्वे का डिकेडल ग्रोथ रेट है। उसके बाद है इन विच सेंसस ईयर हाईएस्ट परसेंट चेंज इन पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हाईएस्ट परसेंट चेंज इन पॉपुलेशन कब रिकॉर्ड हुआ है, 1971 में हुआ है, क्योंकि 1961 से 71 में 24.8% था, जबकि 81 में कितना था, तो 81 में था हमारा 23.8% था। ठीक है। वैसे ओवरऑल हाईएस्ट देखा जाए तो 1961-71 के दौरान था, लेकिन इस दिए गए ऑप्शन में कितना है, 71 दिया है ना, तो उसी समय सेंसस की जनगणना आई थी, तो यही हमारा 1971 हो जाएगा आंसर। उसके बाद है
ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब माना जाता है? तो 1921 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इन पॉपुलेशन, आफ्टर व्हिच पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एसिलरेटेड ग्रोथ। दोस्तों 1921 के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा था, तो इसीलिए 1981 वाले ईयर को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1921 वाला जो समय है 1921 में ये नेगेटिव था, इसके बाद लगातार ही बढ़ता गया था, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इंडिया के पॉपुलेशन के टर्म में ग्रेट डिवाइडिंग या डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कौन सा है? तो 1921 है। उसके बाद इन विच सेंसस ईयर डिकेडल ग्रोथ रेट वाज निगेटिव। तो अभी आपने देखा 1921 में जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो क्या थी? नेगेटिव थी। एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एक्सपेरिमेंट ऑफ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिंस 1981। तो आप अभी हमने देखा कि 1951 के बाद में इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ता ही गया है, तो ये तो करेक्ट है। अब इसका आर क्या दिया है? 1951 इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर। नहीं, ये गलत है। 1981 इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर। ये कोई ए इसलिए सही क्योंकि 1981 में जो 1951 में जो पॉपुलेशन था वो 36 करोड़ पॉपुलेशन था, लेकिन 2001 में कितना है? 102 करोड़ पॉपुलेशन थी और लगातार बढ़ती गई जा रही है। उसके बाद है हाईएस्ट एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन समझने की जरूरत है। कह रहा है कि एनुअल ग्रोथ रेट, देखो डिकेडल ग्रोथ रेट में तो 1961-71 है, लेकिन एनुअल बात करें यानी पिछले साल की तुलना में अगले साल अगर हम कंपेयर करते हैं, एनुअल कंपेयर करते हैं, तब जो है वो हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कौन सा ईयर होगा? 1971 से 81 वाला ईयर होगा, क्योंकि इस दौरान जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था वो कितना था? 2.22% था, जबकि 1961-71 के दौरान जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था वो कितना था? 2.2% था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट है समझना में। ये ये एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूछ रहा है, ना कि डिकेडल। तो ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हमारा क्या है? 1971-81 जो है वो उस समय जो हमारा एनुअल हाईएस्ट जो था वो एनुअल ग्रोथ रेट था। लेकिन अगर हम टोटल देखें और तो अगर हम कम देखें सबसे, तो दोस्तों एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 2001 से 11 के दौरान कितनी थी? तो 1 से 11 के दौरान चूँकि ये लेटेस्ट सेंसस है तो इसको हमें याद रखना चाहिए, कितनी थी? 1.64% थी। ठीक है, तो हमारा जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? 17.7% है। हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कब था? 1971 से 81 के दौरान 2.22% था, और 1991 में जो था वो 1.97% था, 1991-2001 के बीच में। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 1951 में 117 थी, 2001 में 325 था, 2011 में 322 है। तो आपको लेटेस्ट वाले याद रखना है। अभी लेटेस्ट सेंसस के अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितना है? 382। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे आउट ऑफ एवरी 6% ऑफ वर्ल्ड 1 इज़ लिविंग इन इंडिया। बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में निवास करती है। तो 17 छक्का 102, यानी हर 6 व्यक्ति में से एक भारतीय, एक क्या है? इंडियन है। दूसरा क्या है कि नियरली 22% इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम जब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं जो कि 2011-12 में आई थी, तो उसके अनुसार लगभग 22% जो लोग हैं वो क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 टोटल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर हम देखें तो 1,21,85,04,977 थी, पर आपको याद रखना है मोटा मोटा 121 करोड़ थी जब 2011 की सेंसस हुई थी, जिसमें जो मेल थे वो कितने थे, वो 62 करोड़ थे और जो फीमेल थी वो 58 करोड़ थी। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश की गई है कि एज पर सेंसस 2011 इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन की 17.5% है। तो जब सेंसस हुआ था तब तो चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, इसके अनुसार इंडिया जो है अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया, यानी इंडिया चीन को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 17.5% है ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 से 11 के बीच में अगर हम नंबर वाइज देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 18.1 करोड़ बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में। उसके बाद परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन, दोस्तों इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 48.5% है। ठीक है, बाकी के जो 51.5% है वो मेल है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो अगर स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे वेस्ट बंगाल। बिहार में इंडिया की 9% पॉपुलेशन निवास करती है। उत्तर प्रदेश में इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 16.5% पॉपुलेशन निवास करती है। तो यूपी में इंडिया के पॉपुलेशन का 16.5% है, इंडिया में वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 17.5% है, और यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन जो है इज 5th है इन वर्ल्ड एंड ओनली चाइना, इंडिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया। अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंट्री वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश को अगर हम एक सेपरेट कंट्री माने तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे आता है। तो उत्तर में 5 लेटर होते हैं तो 5th नंबर आता है। इससे पहले 4 कौन से देश हो जाएंगे, चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया। तो चाइना, ठीक है, ये है। तो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन जो है यूपी के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 इन उत्तर प्रदेश का डेटा दिया है कि उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है, 67.7% है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश कितना 8 to 9 है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद या प्रयागराज है। लार्जेस्ट SC पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ पे है, लार्जेस्ट SC पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पेंसिल से लिखा हुआ था तो मुझे लगता है अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, तो आप समझ जाइएगा इसको। लार्जेस्ट SC पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र में है। और 16.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया का कहाँ पे लाई करता है, उत्तर प्रदेश में, हमने देखा। और उत्तर प्रदेश का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना है, 20.2%। दोस्तों अभी हमने देखा इंडिया का डिकेडल रेट 17.7% है, लेकिन उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट जो है इंडिया से काफ़ी आगे कितना है, 20.2% का है डिकेडल ग्रोथ रेट। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 महाराष्ट्र जो है वो अगर हम एरिया वाइज देखें तो आता है 3रे नंबर पे, क्योंकि राजस्थान एरिया में सबसे ज़्यादा है, MP दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे पर, उत्तर प्रदेश अपना चौथे स्थान पे। तो एरिया वाइज महाराष्ट्र 3रे स्थान पे है, जबकि पॉपुलेशन वाइज महाराष्ट्र किस स्थान पे है, 2रे स्थान पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, ये हमने अभी देखा। उसके बाद पॉपुलेशन, इन चारों राज्यों में से पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन, ये 4 ऑप्शन दिए थे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इन चारों में उड़ीसा जो है पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है। और अगर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, MP में देखें तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो कर्नाटक स्मॉलेस्ट है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे UP PCS का क्वेश्चन है कि
एरिया वाइज अगर देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा। आपको दोस्तों पता होगा कि छत्तीसगढ़ मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो अगर एरिया वाइज देखें तो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा एरिया छत्तीसगढ़ का, आप मैप में भी गेस कर सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और साथ में अंग्रेज़ों के समय से ही ये एक डेवलप्ड सिटी, इस डेवलप्ड शहर के रूप में आ जाना जाता है। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 डिसेंडिंग आर्डर ऑफ पॉपुलेशन। इन 4 ऑप्शन में से 4 जो हमारे यूनियन टेरिटरी या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इन चारों में से डिसेंडिंग आर्डर पॉपुलेशन में अरेंज करने था, तो पुदुचेरी की पॉपुलेशन जो है इन चारों में सबसे ज़्यादा है। पुदुचेरी की ज़्यादा है मिजोरम से, मिजोरम जो है चंडीगढ़ से ज़्यादा है, चंडीगढ़ सिक्किम से ज़्यादा। तो इन चारों में सिक्किम का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है और पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा है। और पुदुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम ये करेक्ट आर्डर है। दोस्तों अब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आप याद नहीं रख सकते हो कि कौन किसका कितना है, पर एटलीस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके आने की ज़्यादा चांस होते हैं, या फिर उनके ऑप्शन में से 4 में से 3 उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसलिए हमें जो PYQ है उसको याद रखना चाहिए। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे है? तो इंडिया के किस राज्य में हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है? जैसे अभी आपने देखा कि इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट 17.7% है और यूपी का 20.2% है, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसका डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है? तो ये मेघालय है। मेघालय का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना है? 27.9% है। तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे है? मेघालय में है, जहाँ पे खूब बारिश होती है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वाज कहाँ पे था? तो 2001 के आंसर अगर हम देखें तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो नागालैंड हो जाएगा। तो 11 के आंसर मेघालय और 1 के आंसर नागालैंड है। एक वाला अब नहीं आएगा। उसके बाद इन 1981 से 1991 से 2001 डिकेड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे थी? तो चाहे हम 2001 वाला देखें या 91 वाला देखें, जो हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कहाँ पे थी? वो नागालैंड में थी। लेकिन अगर हम 2001 और 11 का सेंसस देखें, यानी 2011 का सेंसस देखें, तो नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है, तो बिल्कुल अपोजिट ही हो गया है। यानी नागालैंड का जो ग्रोथ रेट था वो कितना हो गया? -0.6% हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एज पर सेंसस 2011 जो हमारा सेंसस 2011 है उसके अनुसार किस राज्य का निगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट है? तो नागालैंड। एन से निगेटिव, एन से नागालैंड। तो नागालैंड का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो क्या है? निगेटिव है। उसके बाद स्टेट विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट अगर आपसे पूछता है, मतलब किस, तो लोवेस्ट मतलब निगेटिव तो लोवेस्ट हो गया, तो किस राज्य का डिकेडल ग्रोथ रेट लोवेस्ट है? तो वो हमारा नागालैंड है। इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो नागालैंड का -0.6% है, केरला का 4.9% है, गोवा का 8% है और आंध्रा का कितना है? 11% है। तो इन 4 राज्यों में पूछता है तो भी नागालैंड है, निगेटिव पूछता है तो भी नागालैंड, और सबसे ज़्यादा किसका था? मेघालय का था। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए। उसके बाद है हमारा कि अगर हम एज पर सेंसस 2011 देखें तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन चारों में से कहाँ पे है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था 26%। तो नागालैंड में निगेटिव था। उत्तर प्रदेश का हमने देख ही लिया कितना था? 20.2% था। तो इन चारों ऑप्शन में से अरुणाचल प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट है। एज पर सेंसस 2011 डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? तो अभी हम ये बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पे हुआ? हमारा नागालैंड में हुआ है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे था? तो अगर हम इन ऑप्शन में देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट था। यूपी में 20.2 था, बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा था 25.4% था, वेस्ट बंगाल का 13 था। वैसे भी साउथ स्टेट में जो होते हैं वहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होता है। तो इन चारों राज्यों में साउथ में केवल आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट कम होगा। ये हम कॉमन सेंस से भी टिक कर सकते थे। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011
टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी जिनके हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है उनकी टॉप 5 को चुनना है। तो सबसे पहले ऑब्वियस है कौन आएगा, अपना मेघालय आएगा। मेघालय में 27.9% या 8% के आसपास था। मेघालय के बाद दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये भी हमने देखा था 26% था। तो मेघालय सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरे पे अपना बिहार आएगा। बिहार में 25.4% डिकेडल ग्रोथ रेट था। बिहार के बाद मणिपुर आएगा। तो अगर ये 4 भी याद है तो भी आप अपना काम कर सकते हो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है। एमपी का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है दोस्तों वो 20.3% है और राजस्थान का 21.3%। ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा। उसके बाद है मेन रीजन फॉर द लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन केरला। केरला में लो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या कारण है, तो उसका कारण क्या है कि दे इन्वेस्ट इन प्रमोटिंग लिटरेसी, साक्षरता बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 25% उसमें लिटरेसी है। उसके बाद लिटरेसी, उसके बाद पब्लिक हेल्थ पे खर्च करते हैं जिससे डेथ रेट कम होता है एंड अच्छे क्वालिटी का लोगों को हेल्थ मिलता है। एंड सोशल पॉलिसीज, वहाँ की जो सोशल पॉलिसी है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं करती। तो जितने भी साउदर्न स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। इवन सारे साउदर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.11 होता है उससे भी कम हो चुका है, लेकिन केरला का सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मेन रीज़न उसका कारण क्या था कि एक तो लिटरेसी है, दूसरा हेल्थ एंड सोशल पॉलिसीज है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी में है ही, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एज पर सेंसस 11 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। दोस्तों 2011 सेंसस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, ये हमें याद रखना है। गलती कई लोग करते हैं वेस्ट बंगाल टिक करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो उसका कारण मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। एक तो हेल्थ की फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है तो डेथ रेट कम हो गया है, और दूसरा डिजीज़ पे कंट्रोल है तो इसलिए जो लोग कम मरते हैं, और पैदा उतना ही ज़्यादा हो रहा है लेकिन मृत्यु कम हो रही है, तो इसीलिए पॉपुलेशन यूपी की बढ़ रही है। तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज इज़ द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश, यानी अगर हम उत्तर प्रदेश का सेंसस देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर पॉपुलेशन का कितना होगा। तो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इलाहाबाद में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर लखनऊ है। तो जितने बाद वाले हैं सब पहले हैं। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद एंड लखनऊ, ये टॉप 4 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं इन उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को आप ज़रूर याद रखिए, हाईएस्ट है चूँकि। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 लोवेस्ट पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे मिलता है, लक्षद्वीप में मिलता है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे मिलती है दोस्तों, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारी वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, 17 है, और हाईएस्ट अभी हमने देखा था कहाँ था, बिहार था। उसके बाद दमन एंड दीव हवेली जो एंड दादर एंड नागर हवेली जो है, दादर एंड नागर हवेली जो है, यहाँ पे जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है। दोस्तों अभी जो आपने देखा था कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वो स्टेट वाइज था, मेघालय में था 28.9% के आसपास, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल इंडिया में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करेंगे तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो कहाँ किसका है, दादर नागर हवेली का है, और वो कितना था 55.9%, यानी 50% से भी ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट थी दादर नागर हवेली की। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बिहार है, लेकिन अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिक्स करें, यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिक्स करें, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा, आप गेस कर सकते हो कि 11,320 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं दिल्ली में। और इसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि केरला हैज़ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो केरला की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो हाई है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि केरला जो है वो 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। उसके बाद रीजन क्या दे रहा है कि केरला हैज़ वेरी हाई रेट ऑफ लिटरेसी, क्योंकि केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है क्योंकि केरला में
हाई रेट ऑफ डेंसिटी है, तो कोई भी सिर पैर नहीं इसके रीजन का। तो ये तो बिल्कुल सही है कि केरला में जो है वो लिटरेसी हाई है, पर हाई लिटरेसी के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ना होता। ये तो कुछ ऐसी बात आ गई कि लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए तो एक साथ रहने लगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो केरला है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस टाइप से इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया हैज़ स्टेडिली इंक्रीज, मतलब लगातार बढ़ती जा रही है एक कांस्टेंट रेट से। जैसे 1901 में 77 थी, 2011 में 382 है, 2001 में कितना हमारा 384 है, तो 382 तो हमें याद ही रखना है। उसके बाद एज पर सेंसस 11 टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसमें स्टेट पूछ रहा है पॉपुलेशन, तो अभी बिहार और वेस्ट बंगाल दो आप तो नहीं देखा ही है, और केरला अभी देख लिया हमने तीसरे नंबर पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर राज्य को अरेंज करना है तो तो बिहार वेस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद बंगाल, बिहार बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। यानी उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी में किस स्थान पे है, 4th स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी, 8 to 9 है, अभी हमने देखा था। बिहार जो कि सबसे ज़्यादा है राज्य में, उसकी कितनी है 1109। और गेस करो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 है, तो गेस कर सकते हो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद है स्टेट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, तो अभी हमने देखा बिहार का 1106 है, राज्य वाइज पूछ रहा है। और किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ये भी हमने देखा था राज्य में, अरुणाचल प्रदेश की 17 है। दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाइज पूछ रहा है, ना कि यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद एमांग बीमारू स्टेट, दोस्तों 5 पिछड़े राज्यों को बीमारू स्टेट की संज्ञा दी गई थी 90s में, और वो कौन थे, बिहार, MP, राजस्थान, यूपी, इनके BMR और U ले लो। तो बीमारू स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन है, तो बीमारू स्टेट में बिहार है, और वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड बिहार है, तो ऑब्वियस है कि एमांग बीमारू स्टेट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन है, अपना बिहार ही है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 असेंडिंग आर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का बढ़ता क्रम, ये 4 राज्य दिए हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको हर राज्य का ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी याद हो सकती है ना तो पॉपुलेशन, लेकिन जो एग्जाम में आ चुके हैं एटलीस्ट उनको एक बार हम देख सकते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस। तो इन चारों ऑप्शन में पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 551 है। उसके बाद त्रिपुरा की पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि 350 है। आंध्र प्रदेश साउदर्न स्टेट है, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 308 है, और उड़ीसा का 270 है। तो इस ऑप्शन में पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 5 स्टेट्स विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 5 राज्यों को कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट तो आप बिल्कुल सही करोगे कि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 17 है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम आता है, मिजोरम की पॉपुलेशन डेंसिटी 17 + 51 + 1 52 है, 52 है, तो मिजोरम की 52 है। सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी 86 है, नागालैंड की 119 है, हिमाचल प्रदेश की 123 है। तो ये जो है वो असेंडिंग आर्डर में 5 स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, यानी सबसे कम से बढ़ते क्रम में। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो आप बिल्कुल याद रखो, ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 मोस्ट स्पार्स स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्पार्स स्टेट यानी छितरा फैला हुआ देश राज्य कौन सा है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है, कितनी है 124 है इन चारों राज्यों में। केरला तो आप गैस ही नहीं कर सकते, केरला तो 3rd नंबर पर आता है, बिहार तो हाईएस्ट है, राजस्थान भी ठीक ठाक मात्रा होगा। तो यही होता है कि अगर हमें ऑप्शन में 3 याद है तो बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी से आंसर में हमें केरला बिहार का पता ही था, राजस्थान तो गेस कर सकते थे, और जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र तो उसका ही सबसे कम होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 यूनियन टेरिटरी विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आ गया हमारा यूनियन टेरिटरी भी आ गया कि यूनियन टेरिटरी में किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो अंडमान एंड निकोबार की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, कितनी है 46 है।
अरुणाचल प्रदेश की कितनी थी, 17 थी। तो यूनियन टेरिटरी वाइज अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, और ऑब्वियस है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 में है। तो अमॉन्ग यूनियन टेरिटरी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है, 46 है। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली है 70, 700, लक्षद्वीप 2149, दमन एंड दीव 2191, पुदुचेरी 2547। और अमंग अगर ऑल यूटी एंड स्टेट देखें तो अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पे आएगा, फिर अंडमान निकोबार आएगा, क्योंकि अब हम यूटी और स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो इन चारों ऑप्शन में लोवेस्ट पॉपुलेशन देख रहे हो आप, वही ऑप्शन बार बार आ रहे हैं। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी 2200 है, एमपी की 236 है, गुजरात की 308 है, कर्नाटक की 319 है। तो इन 4 राज्यों में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की है। और ऐसे भी कह सकते हो कि थर्ड डिजिट राजस्थान में, तो काफ़ी एरिया में लोग नहीं रहते। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 असेंडिंग आर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इन चारों राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी का असेंडिंग आर्डर क्या होगा, तो हरियाणा में 573 पॉपुलेशन डेंसिटी है, आसाम में 398 यानी 400 के आसपास है, कर्नाटक में 319 है, गुजरात में 308 है। तो हरियाणा में जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा है इन स्टेट में, और वैसे ऊपर हमने देखा था पंजाब में था, मतलब उन 4 राज्यों में। उसके बाद है इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, दोस्तों इंडिया के में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो किस एज से कैलकुलेट की जाती है, तो जब बच्चा 7 साल का हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है, तब हम उसकी लिटरेसी रेट को काउंट करने की कोशिश करते हैं कि ये साक्षर है या निरक्षर है। तो इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एबव द एज ऑफ 7 साल। तो साक्षरता 7 ऐसे लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन वाइज क्वेश्चन कवर हो गए। अब हमारा आएगा लिटरेसी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन सेंसस में। उसके बाद हमारा है लिटरेसी रेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट देखें, यानी अगर हम डिकेडल परसेंटेज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट देखें तो सबसे ज़्यादा कब था दोस्तों, ये 1991 से 2001 के दौरान 12.62% था। तो 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001, 2001 से 2011, इन 5 ऑप्शन में अगर हम हाईएस्ट डिकेडल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट देखें इंडिया में, तो कब था वो 12.62% था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी अभियान भी लॉन्च किए गए थे। तो हाईएस्ट डिकेडल परसेंटेज इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इंडिया में कब था, 1991 से 2001 के दौरान कितना था, 12.6%। और 2001 से 11 के दौरान कब था, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इस दौरान जो डिकेडल लिटरेसी ग्रोथ रेट था वो कितना था, 8.2% था। उसके पास 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 73% है, जिसमें मेल लिटरेसी कितनी है, 80.9% है, एंड फीमेल लिटरेसी कितनी है, 64.6% है। और अगर हम इस लिटरेसी रेट में रूरल लिटरेसी देखें तो 67.8% है, और अर्बन लिटरेसी देखें तो 84.1% है। तो लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी थी, 73% थी। उसके बाद है फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो केरला है, क्योंकि वहाँ पे 90% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो ऐसे स्टेट को क्या बोला जाता है, फुल्ली लिटरेट स्टेट केरला है। 5 मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, अगर हम पूरे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें में से सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट को देखें तो सबसे पहले आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम का जो सरजेंजिप है, सरजेंजिप, इसकी जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 97.91% है। तो सरजिप की लिटरेसी रेट कितनी है, 97.91। मे भी इसके प्रोनाउंसिएशन में मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट का है। उसके बाद है आइजोल की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, मिजोरम में जो आइजोल है उसकी लिटरेसी रेट 97.09% है। उसके बाद पुदुचेरी का जो माहे है, फिर केरला का कोटायम है, और फिर केरला का ही पथानमथिट्टा है। तो हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है
हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो किस में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा आता है मिजोरम का सरजिप, ठीक है, 97.9%। उसके बाद है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट एट पर सेंसस 2011 इन स्टेट्स। तो किस राज्य में लिटरेसी रेट में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है? तो बिहार की लिटरेसी रेट सबसे तेज़ गति से इंक्रीज हुई है, 14.8% से। तो हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन स्टेट में कौन है? बिहार है। जबकि अगर हम सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के देखें, चूँकि हम ये स्टेट वाइज देख रहे हैं, तो बिहार की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और स्टेट और यूटी को मिला दें तो दमन एंड दीव तो दादर एंड नागर हवेली की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे तेज़ गति से बढ़ी है, 18.6% से। उसके बाद तो बिहार एंड दादर एंड नागर हवेली। उसके बाद टॉप 5 स्टेट इन लिटरेसी स्टेट। तो दोस्तों लिटरेसी रेट में अगर हम देखें तो केरला नंबर 1 पे है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। तो केरला में लिटरेसी रेट 94% की थी, मिजोरम में 91.3% थी, गोवा की 88.7% थी, त्रिपुरा की 87.2%, हिमाचल प्रदेश की 82.8%। तो ये नहीं याद रखना कितनी परसेंट थी, बस टॉप 5 याद रखना। तो केरला, मिजोरम एंड गोवा। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट लिटरेसी रेट इसमें में से किस में है? तो मणिपुर, पंजाब, असम एंड एमपी में मणिपुर की जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है। दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इनकी लिटरेसी रेट हाईएस्ट ही होती है। आप देख लो स्टार्टिंग में केरला को हटा दे तो मिजोरम भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, ठीक है, मणिपुर भी आ गया। तो इन चारों ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है, तो मणिपुर के जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है टॉप 5 इन लिटरेसी रेट इन स्टेट एंड यूटी। अभी तो हमने देखा वो स्टेट वाइज देखा था टॉप 5 लिटरेसी में, जो हमने केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में देखा। अब अगर स्टेट और यूटी को मिला दें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट दोस्तों केरला में आता है 94%। उसके बाद यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आता है, वहाँ पे 91.8% लिटरेसी है। उसके बाद मिजोरम आता है अपना, उसके बाद गोवा आता है, फिर त्रिपुरा आता है। बाकी ठीक है, इनके बीच में बस एक क्या आ गया, लक्षद्वीप आ गया। अगर हमने यूनियन टेरिटरी को भी क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 स्टेट्स विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो दोस्तों फीमेल लिटरेसी रेट में भी हो, चाहे मेल हो चाहे टोटल हो, केरला सबसे नंबर 1 पे है, फिर दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा। तो क्या ये वही आर्डर है जो हमने ऊपर देखा था कि केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा? हाँ वही आर्डर है, ठीक है। तो चाहे वो टोटल लिटरेसी रेट को हाईएस्ट वाइज पूछे या फीमेल लिटरेसी रेट वाइज पूछे, केरला, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा है, ठीक है। तो जो मिजोरम है दोस्तों ये लिटरेसी रेट में सेकंड आता है, और अर्बनाइजेशन में भी क्या आता है, सेकंड आता है गोवा के बाद, क्योंकि गोवा जो है वो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है इंडिया का। तो क्वेश्चन ये आया था 2-3 बार आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य है जो लिटरेसी में भी दूसरे नंबर पर है और अर्बनाइजेशन में भी दूसरे नंबर पर है? तो मिजोरम में जो है, मिजोरम ऐसा राज्य है जो लिटरेसी में दूसरे नंबर पे है और अर्बनाइज प्रोसेस ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब कितना % अर्बन एरिया है, उसमें दूसरे नंबर पे है, क्योंकि गोवा जो है वो हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट है इंडिया का। उसके बाद लिटरेसी रेट में इन चारों राज्यों में देखिए तो केरला में सबसे ज़्यादा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर मणिपुर है। उसके बाद असेंडिंग आर्डर ऑफ स्टेट विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। अब अगर हम निम्नतम लिटरेसी रेट देखें तो सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है? अगर हम टॉप 5 देखें तो सबसे कम लिटरेसी रेट स्टेट वाइज इंडिया में किसका है? बिहार का है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, फिर राजस्थान का है, फिर झारखंड का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। तो किसी को याद रखो या ना याद रखो, बस लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, ये ज़रूर याद रखना चाहिए। फिर अरुणाचल प्रदेश, 2 याद रख लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद है यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब अगर हम यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखें तो अभी हमने देखा था ऊपर कि स्टेट और उसको राज्य को मिला के, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के केरला के बाद कौन आया था? हमारा लक्षद्वीप आया था। तो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी वाला कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। फिर दमन एंड दीव होगा, लक्षद्वीप में 91.8 है, दमन एंड दीव में 87% है, अंडमान निकोबार में 86% है, दिल्ली में 86% है, चंडीगढ़ में 86% है, पुदुचेरी में 85%। तो जितने भी यूनियन टेरिटरी देख रहे हो आप, उनमें लिटरेसी रेट उनकी ठीक ठाक है।
ठीक है, सबकी लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से ज़्यादा है, और लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है। लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, दो याद रखना है। उसके बाद इन 4 राज्यों में लिटरेसी रेट का बढ़ता क्रम क्या है? तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का लिटरेसी रेट ज़्यादा है सबसे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर नागालैंड। इन 4 राज्यों में जो दिए हैं ऑप्शन में। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट एज पर सेंसस 2011, मेघालय हैज़ द स्मॉलेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट है उसमें जो गैप अभी आपने नेशनल लेवल पे देखा था कि 77% जो है वो 73% इंडिया की लिटरेसी है, जबकि 80% मेल है और 64% फीमेल है। तो ये कितना गैप है? तो अगर हम राज्य वाइज देखें तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें जो मेल और फीमेल की लिटरेसी में जो गैप है वो बहुत कम है, यानी जितनी महिलाएं वहाँ पे साक्षर है उतने ही पुरुष साक्षर हैं। तो मेघालय हैज़ द स्मॉलेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ये अप्रॉक्सीमेटली केवल 3% का ही है बस। उसके बाद राजस्थान हैज़ लिटरेसी रेट बिलो नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज का लिटरेसी रेट अभी हमने देखा 73% है और राजस्थान 66% है। तो राजस्थान की जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011, गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में गैप कितना है? तो अभी हमने देखा मेल लिटरेसी रेट 80.9% है और फीमेल लिटरेसी रेट 64.6% है। तो इन दोनों में गैप जो है वो कितना है? 16.3% का है। तो गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 16.3% है। उसके बाद है 3 स्टेट विथ लोवेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। तो मेघालय को हमने देख ही लिया कि मेघालय में मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। मेघालय के बाद मिजोरम आता है और फिर केरला आता है, अगर हम मेल और फीमेल के बीच में गैप देखें। तो इसी से फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है? तो दोस्तों हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसके मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में जो गैप है सबसे ज़्यादा है? सबसे कम तो मेघालय में है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और ये 20% का गैप हो जाता है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है, मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 77.3% है और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 57.2% है, और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 67% के आसपास है। तो अगर हम इन 4 राज्यों में इन 4 राज्यों में अगर हम देखें केरला, मिजोरम, यूपी और गुजरात, तो उत्तर प्रदेश का जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, इन 4 राज्यों की बात की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था, मे भी तभी आया था जो कि यूपी ही इस ऑप्शन में करेक्ट बैठता है। उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि लक्षद्वीप हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स अमंग यूटी। तो ये हमने देखा है भी कि यूनियन टेरिटरी में चाहे ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात हो, चाहे फीमेल लिटरेसी रेट की बात हो या मेल लिटरेसी रेट की बात हो, सब में लक्षद्वीप जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, केरला हैज़ सेम अमंग स्टेट, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो केरला हो जाता है कि केरला जो है हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट मेल वाइज, फीमेल वाइज एंड ओवरऑल। तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट केरला में है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट केरला में है, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में है, लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट बिहार में है, और लोवेस्ट ओवरऑल लिटरेसी रेट भी बिहार में है। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो दोस्तों फीमेल लिटरेसी रेट में केरला सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है। ये वही ऑर्डर है जो हमने अभी देखा था जब हमने टॉप 3 या टॉप 5 पे लिटरेसी रेट वाइज स्टेट देखा था, तो केरला, मेघालय, गोवा ही आया था। और अगर हम यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करते थे तो केरला के बाद लक्षद्वीप आ जाता था। तो केरला, मिजोरम, गोवा इसी आर्डर में फीमेल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है। और असेंडिंग आर्डर ऑफ लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो दोस्तों जो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, जो बिहार का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, या बिहार का जो फीमेल लिटरेसी रेट है, या बिहार का जो मेल लिटरेसी रेट है, सब में लोवेस्ट बिहार है। तो लोवेस्ट क्या होगा? लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का हो गया, उसके बाद राजस्थान का होता है, फिर झारखंड का होता है।
तो एज पर सेंसस 2011 लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन चारों में कहाँ पे है? तो दोस्तों अभी ऊपर आपने देखा बिहार का सबसे कम है, उसके बाद राजस्थान का है। तो यूपी, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश। केरला तो कभी नहीं हो सकता। साउदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश भी कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कन्फ्यूजन था, पर राजस्थान जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान की 52% महिलाएं केवल साक्षर हैं, बस 52%, थोड़ा सा ही कम है बिहार से। बिहार का 51.5% है। तो राजस्थान की जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। उसके बाद इन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप होल्ड्स टॉप पोजीशन इन टोटल फुल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट एंड मेल लिटरेसी रेट। ये मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी वाइज लक्षद्वीप जो है अपने लक्ष्य पर है, यानी टोटल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट एंड मेल लिटरेसी रेट सब में जो है लक्षद्वीप यूटी वाइज सबसे आगे है। उसके बाद इन 4 ऑप्शन में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? तो दोस्तों उत्तराखंड, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किसका है? वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है वो 78.8% है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7% है, एमपी की 69.3% है, आंध्र प्रदेश की 67 है और उड़ीसा की 72 है। उसके बाद है किस यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट लोवेस्ट है? तो दोस्तों दादर एवं नागर हवेली की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, और ये कितना है? 76.2% है। तो यूटी विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन है? दादर एंड नागर हवेली। ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट दोस्तों फिर वही केरला ही होगा, ऑब्वियस है। किसी भी टाइप की लिटरेसी रेट हो स्टेट वाइज हाईएस्ट केरला ही होता है। तो हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट केरला है। अच्छा, एक ही यहाँ पे ट्विस्ट है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर अर्बन लिटरेसी रेट हाईएस्ट देखें तो मिजोरम है, केरला नहीं है, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे आता था। तो हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट में तो केरला सबसे ज़्यादा है, गोवा दूसरे पे आता है। लेकिन अगर हम अर्बन लिटरेसी रेट हाईएस्ट देखें तो कहाँ पे वो मिजोरम में है। उसके बाद यानी केरला जो है मेल लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, फीमेल में आगे है, टोटल में आगे है, रूरल में आगे है। लेकिन अर्बन में कौन आ गया? मेघालय आ गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट 67.7% है, मेल लिटरेसी रेट 77.3% है, फीमेल लिटरेसी रेट 57.2% है। और सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट किसका था? बिहार का था, अभी हमने देखा 51.5% था। तो रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन लिटरेसी रेट एमंग ऑल यूटी एंड स्टेट 29 पड़ता है। अगर सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला दे 29 पड़ता है। ठीक है, लिटरेसी रेट के मामले में। उसके बाद है इन उत्तर प्रदेश डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। दोस्तों अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट का डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्गेनाइज करें डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है उसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 80% है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि गौतम बुद्ध यानी बुद्ध जो थे साक्षर थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान था। तो गौतम बुद्ध नगर जो है, जीवी नगर, गौतम बुद्ध नगर हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद कानपुर नगर, कानपुर शहर की लिटरेसी रेट उससे कम है, मतलब उसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है। तो आपको टॉप 3 तो ज़रूर याद रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध नगर की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर की, फिर औरैया की है। उसके बाद है इटावा, फिर गाजियाबाद। उसके बाद है लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो दोस्तों फीमेल लिटरेसी रेट में लोवेस्ट जो है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है। इवन चाहे फीमेल लिटरेसी रेट होगा, चाहे मेल लिटरेसी रेट होगा, चाहे ओवरऑल लिटरेसी रेट होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? श्रावस्ती आएगा। तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट श्रावस्ती है। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एमंग इस 4 ऑप्शन में कौन सा है? तो बलिया, देवरिया, गोरखपुर और रामपुर में लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किसकी है? रामपुर की है। उसके बाद लोवेस्ट लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में किसका है? हमने बताया दिया आपको, श्रावस्ती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में करेक्ट क्या है कि हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश में किसका है? जौनपुर का है। जौनपुर का सेक्स रेशियो यानी मेल नंबर आउट ऑफ 1000, फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल, इसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? जौनपुर का है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है?
तो उत्तर प्रदेश में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की है, और मोस्ट पॉपुलस सिटी इंडिया का उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की मोस्ट पॉपुलस सिटी जो है वो गाज़ियाबाद है। ये आपको अर्बनाइजेशन वाले चैप्टर में भी मैं बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में करेक्ट क्या हो गया, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर, और मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सा है, गाज़ियाबाद। ये जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होगा कि पर उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम पॉपुलेशन रहती है, तो वो ललितपुर ही है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेक्स रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो लिटरेसी लेट होने के बाद अब जो हमारा सेंसस से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सेक्स रेशियो से हैं। दोस्तों, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं। तो अगर हम 1901 से 2011 तक का जो पूरी शताब्दी का सेंसस देखते हैं तो जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कितना रहा है, वो रहा है दोस्तों 972 यानी 972, यानी 972 महिलाएं पर 1000 मेल। और ये जो है वो 1901 में था। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया में 20वीं शताब्दी के दौरान हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो रहा है वो कब रहा है, तो ये 1901 में रहा है। और कितना रहा है, 972 रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो से ही रिलेटेड कि अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो अभी हमने देखा कि जो हमारा 1901 था 972 था, तो सेक्स रेशियो 2011 में कितना है दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है। 2001 में यह 933 था और 1991 में यह 927 था। तो आप देख रहे हो 1991 से लगातार जो है बढ़ रहा है। हमें बस 2011 वाला याद रखना है, 943 है। उसके बाद है शार्पेस्ट डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। दोस्तों, सेक्स रेशियो में जो सबसे ज़्यादा घट डिक्लाइन हुआ है वो कब हुआ है, वो 1961 से 71 वाले डिकेड में। अगर हम 1951 को देखें, ये मैच द फॉलोइंग में आया था, तो सेक्स रेशियो उस समय कितना था, 1951 में सेक्स रेशियो 946 था, 1981 में 934 है, 1971 में 930 है, 1961 में 941 है और 951 में 946 है। तो हमें मेजरली जो है 1951 का याद रखना, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का ये फर्स्ट सेंसस था। तो स्वतंत्रता के बाद का जो फर्स्ट सेंसस था उस समय इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था, 946 था। तो 1951 में जो हमारा सेंसस है वो कितना है, 946 है, और 2011 में कितना है, 943 है। तो 3 कम है उससे। उसके बाद दोस्तों, अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके हाईएस्ट सेक्स रेशियो को अरेंज करें तो केरला में जो सेक्स रेशियो वो सबसे ज़्यादा है। केरला का जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है। तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी का है, फिर तमिलनाडु का है और फिर आंध्र प्रदेश का है। तो आप देख रहे हो इंडिया में 2 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जिनका सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है, यानी 1000 पर महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। और ये 2 राज्य हैं केरला एंड पुदुचेरी। केरला जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ फीमेल रखता है। तो अगर आपसे पूछता है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो वो होगा केरला। या अगर आपसे पूछता है कि किस राज्य में फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स, मतलब फीमेल महिला पुरुषों से मेल से ज़्यादा हैं, तो वो केरला होगा। दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब हम सबका याद नहीं रख सकते सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, पर जो एग्ज़ाम में आए हैं एटलीस्ट हम उनको एक बार देख सकते हैं। और ये हाईएस्ट वाला तो ज़रूर याद रखेंगे, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का जो सेक्स रेशियो है 991 में है, उड़ीसा का 979 है, कर्नाटका का 973 है, हिमाचल प्रदेश का 972 है और झारखंड का 949 है।
उसके बाद है हु हैज़ सेक्स रेशियो एबव नेशनल एवरेज। दोस्तों नेशनल सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। तो पूछ रहा है कि इन राज्यों में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो दोस्तों झारखंड का जो सेक्स रेशियो है 949 है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों में झारखंड का जो सेक्स रेशियो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। बाकी गुजरात का 919 है, महाराष्ट्र का 929 है, बिहार का 918 है और एमपी का 931 है। उसके बाद कह रहा है कि इन चार राज्यों में लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका है। तो दोस्तों हमें पता है कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है स्टेट में 879 है, सबसे कम है। पंजाब का 895 है। उत्तर प्रदेश का हमें याद रखना है 912 है और सिक्किम का कितना है 890 है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों में हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। उसके बाद टॉप 5 लोवेस्ट सेक्स रेशियो। दोस्तों अगर हम 5 राज्यों को उनके लोवेस्ट सेक्स रेशियो के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो मैंने अभी बताया कि हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है राज्यों में। तो हरियाणा आएगा, फिर जम्मू कश्मीर आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश की 912 है और हरियाणा की कितनी है 879। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि वह कौन भारत का वह राज्य कौन है जो इकोनॉमिकली तो टॉप है लेकिन सेक्स रेशियो में लोवेस्ट है। तो स्टेट इकोनॉमिकली एट टॉप बट लोवेस्ट इन सेक्स रेशियो कौन है, हरियाणा है। दोस्तों हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेक्स रेशियो जो है वो कम है और इसका कारण यह है कि हरियाणा एनसीआर में आने के कारण इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। उसके बाद लोवेस्ट सेक्स रेशियो एमंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दोस्तों अभी हमने जो टॉप 5 ऊपर लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला देखा था हरियाणा और ये हरियाणा जम्मू कश्मीर सिक्किम वाला, ये स्टेट वाइज था। लेकिन अगर स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड कर दें तब लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका हो जाएगा, तब दमन और दीव का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम हो जाएगा। अब आप गेस कर सकते हो कि दमन एंड दीव का सेक्स रेशियो 618 है, यानी 1000 पुरुष पे केवल 618 महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद दादर एवं नागर हवेली 774 आएगा। उसके बाद हमारा यही आएगा हरियाणा। तो हमें याद रखना है कि दादर दमन एवं दीव का सेक्स रेशियो सबसे कम है। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि दमन में खूब दमन हो रहा है बच्चियों का, मतलब कि बच्चियों के साथ जो फीमेल फोर्टिसाइड की घटना है, जन्म में उनको मार देना या उनके साथ कुपोषण का शिकार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका है, दमन एंड दीव का है। उसके बाद है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन सेक्स रेशियो ड्यूरिंग 2001 से 11। दोस्तों जो सेंसस 2011 हुआ है उसमें किस राज्य में जो डिकेडल सेक्स रेशियो का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है, मतलब पूरे दशक के दौरान सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, तो वो बढ़ा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो डिकेडल ग्रोथ वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2011 के सेंसस के अनुसार। 2001 में अरुणाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो 893 था और 45 इंक्रीज होके 938 हो गया। उसके बाद है ड्यूरिंग 2001 से 11 सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश इम्प्रूव्ड। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि जो 2011 में सेंसस हुआ था तो पिछले सेंसस से सेक्स रेशियो कितना बढ़ा है, तो 14 बढ़ा है। ठीक है, तो 14 बढ़ा है, तो यानी उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा है। तो यानी जो 14 है, 14 क्या बढ़ा है, फीमेल बढ़ गई हैं इन कंपेरिजन टू मेल। तो 898 और प्लस 14 इक्वल टू 912। तो हमने अभी देखा था कि जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का कितना है, 912 है और 2001 में कितना था, 818 था, तो उसमें 14 बढ़ गया है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा था कि जो अरुणाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो जो था वो कैसे डिकेडल सबसे ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है,
मतलब पूरे डिकेड के दौरान। उसके बाद है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें इंडिया में, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का, किस ज़िले का है? तो दोस्तों पौंडीचेरी का जो माहे है, माहे का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1184 है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन है? माहे है। कितना है? 1184। माहे के बाद हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, फिर उत्तर प्रदेश का कानपुर है, और उसके बाद फिर क्या है? पथानीपट्टनम कहाँ का है? केरला का है। एंड रत्नागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो हमें अगर सब कुछ नहीं याद है तो भी हमें हाईएस्ट वाला याद रखना है। क्या है? माहे डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है एज पर सेंसस 2011। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो। अच्छा, अब लोवेस्ट सेक्स रेशियो में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो अभी हमने देखा दमन एंड दीव का, दमन हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। यहाँ पे 534 सेक्स रेशियो। आप सोच सकते हो कि मतलब जितने पुरुष हैं उसकी केवल हाफ महिलाएं हैं। और अगर हम टॉप 5 देखें लोवेस्ट सेक्स रेशियो में, तो दमन का सबसे कम 534, फिर लेह का आता है, फिर तवांग का आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर नॉर्थ सिक्किम, फिर दादर और नागर हवेली आता है। तो हमें बस दमन अगर याद है तो भी हमारा एग्जाम में काम चल जाएगा। उसके बाद है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सेक्स रेशियो। दोस्तों कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो लो सेक्स रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहाँ पे जितने फैक्टर दिए हैं सब जो है वो लो सेक्स रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर मातृत्व मृत्यु दर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि सेक्स रेशियो कम हो जाएगा, फीमेल एक्सपायर हो जाएंगी। या हाई फीमेल चाइल्ड डेथ रेट, अगर जो फीमेल चाइल्ड का डेथ रेट ज़्यादा है तो भी सेक्स रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर फीमेल फोर्टिसाइड होगा यानी कन्या भ्रूण हत्या होगा तो भी सेक्स रेशियो घट जाएगा। और चौथा क्या है कि बर्थ ऑफ मोर मेल चिल्ड्रन देन फीमेल चिल्ड्रन। तो नेचुरली भी अगर हम देखते हैं तो मेल चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है कि अगर 100 गर्ल्स पैदा होती हैं तो 105 क्या होते हैं? बॉयज़ पैदा होते हैं नेचुरली। तो ये भी एक कारण है कि लो सेक्स रेशियो है। उसके बाद आ गया हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 0 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं और उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं, यानी नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉय चाइल्ड इज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 0 से 6 साल की एज के बीच में मापा जाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में जो है सिंस 1961 जो है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी ये कितनी चिंता की बात है कि 1961 से लेके अभी तक लगातार चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में जो लगातार क्या रहा है? घट रहा है। ठीक है, जैसे 1961 में 1976 था, 1981 में 1962 था, 2001 में 927 है और 2011 में 919 है। तो ये दो डेटा हमें याद रखना है कि 2011 के सेंसस के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919 है, और जो सेक्स रेशियो कितना था? 943 था। 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 927 था। उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स दिया है और चाइल्ड सेक्स रेशियो दिया है। अब सब याद नहीं हो सकते, हर स्टेट का सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें याद नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही क्या होता है? आंसर बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 902 है। एमपी का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है? 918 है। बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935 है। और राजस्थान का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 888 है। तो उत्तर प्रदेश का और बीपीएससी वाले बिहार का तो याद ही रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 902 है। उसके बाद है हमारा स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड पर 100 गर्ल चाइल्ड। तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड यानी जो बॉयज़ की संख्या है 0 से 6 में किस राज्य में, उसके कंपेरिजन में गर्ल चाइल्ड की तुलना में सबसे अधिक है। तो अभी हमने देखा था कि हरियाणा में जो बॉयज़ होते हैं अधिक होते हैं
और लड़कियां जो होती हैं वो कम होती हैं। तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड पर 100 गर्ल चाइल्ड कितना है, वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा मेल है वहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 120 बॉयज़ पे 100 गर्ल्स हैं। उसके बाद है हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एमंग, इन चारों में से हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है, तो इन चारों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। ऑब्वियस है हरियाणा होगा नहीं, यूपी भी नहीं होगा क्योंकि उसका 902 ही था। तो छत्तीसगढ़ का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वह इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा है और वो कितना है, 969 है। यहाँ पे मैं बगल में डेटा इसलिए लिख देता हूँ कि आप एक बार बस देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रटो। तो छत्तीसगढ़ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 969 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, पंजाब का 846 है और हरियाणा का 834 है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन चारों में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो दोस्तों जो मेघालय है और जो मिजोरम है उनका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 970 है। ठीक है, तो ये दोनों एक सेम है, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद पंजाब का 846 है और हरियाणा का 834 है। तो आप देख रहे होंगे कि वही ऑप्शन बार बार हर एक क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब नहीं याद रखना, पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ से हरियाणा बार बार आ रहा है, तो हम हरियाणा का देख सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 834 है। उत्तर प्रदेश का हमने देखा ही था, 902 था। ठीक है, उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 2001 से 11 के दौरान डिक्रीज हुआ है। तो हमने अभी देखा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 2011 से जो है वो हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। 2001 में क्या था, 927 था, 2011 में 919 हो गया है, तो डिक्रीज हुआ है, 8 की कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद है चाइल्ड सेक्स रेशियो इंक्रीजेज इन हरियाणा ड्यूरिंग 2001 से 11। दोस्तों हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 2001 से 11 के अनुसार इंक्रीज हुआ है। पहले 819 था, अब 834 हो गया है, लेकिन फिर भी सबसे कम है। उसके बाद इंडिया का जो रूरल सेक्स रेशियो है वो अर्बन सेक्स रेशियो से ज़्यादा है, यानी पर 1000 फीमेल पर जो फीमेल की संख्या है, पर 1000 मेल पर जो फीमेल की संख्या है वो रूरल एरिया में ज़्यादा इन कंपेरिजन टू अर्बन एरिया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि जो सेक्स सिलेक्शन की टेक्निक जो होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी और बाकी चीज़ों की पहुंच लोगों तक कम होती है। ठीक है, और लोग उतना ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते हैं बेटियों को लेके, तो इसीलिए ज़्यादा लोग, क्योंकि उनको बचपन में ही थोड़े पढ़ा लिखा के शादी कर देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती, कम होता है। उसके बाद है फीमेल इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है मेल से ज़्यादा है, यानी इन्फेंट यानी बच्चों की जो मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, वो फीमेल में ज़्यादा है। ऑब्वियस है फीमेल की ही ज़्यादा मृत्यु दर हो, क्योंकि फीमेल फोर्टिसाइड होता है। तो ये कुछ करेक्ट स्टेटमेंट थे जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे गए हैं। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो सेंसस में SC ST और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके पॉपुलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में 4 स्टेट वे कौन से हैं जो हाईएस्ट शेयर ऑफ SC पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रखते हैं अपने टोटल पॉपुलेशन का। तो पंजाब का 32% पॉपुलेशन SC पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश का 25% पॉपुलेशन SC पॉपुलेशन है, वेस्ट बंगाल का 23.5% और उत्तर प्रदेश का 20.7%। तो ये 4 राज्य जो हैं, इन 4 राज्यों में SC पॉपुलेशन उनकी कुल पॉपुलेशन का हाईएस्ट है और सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब के टोटल पॉपुलेशन का 32% पॉपुलेशन जो है वो हमारा SC पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का हमें याद रखना है, क्योंकि ये UP PCS के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 20.7% पॉपुलेशन SC पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है।
उसके बाद 5 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन। तो 5 स्टेट ऐसे कौन हैं जिनमें एससी की पॉपुलेशन लार्जेस्ट है। ये नंबर वाइज बात कर रहा है, ना कि परसेंट वाइज। जो हमने ऊपर देखा वो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में 32% पॉपुलेशन, जितनी भी पंजाब की पॉपुलेशन है वो एससी है। जबकि अगर नंबर वाइज देखें तो हमें पता है उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और उस पॉपुलस स्टेट का जब हम 20% नंबर में काउंट करेंगे तो यूपी नंबर 1 पे आएगा। तो 5 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट एससी नंबर में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार तीन भी अगर हम याद रख पाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश तो हम आराम से गेस कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन है और उसका 20% एससी हो गया, तो नंबर में तो एससी सबसे ज़्यादा यूपी में होंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है। उसके बाद कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन यानी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 0 है? तो नागालैंड में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 0 है। एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नागालैंड। तो 0 एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? नागालैंड में है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, देयर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर वाले नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पे एससी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। ये बिल्कुल सही पॉपुलेशन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादातर पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है। उसके बाद रीजन क्या दे रहा है कि द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो हिली स्टेट हैं, तो जबकि खेती जो होती है वो प्लेन एरिया में होती है ज़्यादातर। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है बहुत कम एरिया है कल्टीवेशन के अंदर, तो ये भी सही है। लेकिन क्या कम कल्टीवेशन एरिया होना ही एससी पॉपुलेशन के कम होने का कारण है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एससी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर, इसका कोई भी सर और पैर नहीं है कि जो कल्टीवेशन एरिया कम है तो इसलिए वहाँ पे एससी पॉपुलेशन, क्योंकि एससी पॉपुलेशन कहीं पे होते हैं उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट बट आर इन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो क्या है कि पंजाब हैज़ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एससी इन टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमने अभी देखा कि पंजाब की जनता का 32% जनता जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद गोवा हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। सेंसस के अनुसार देखिए तो गोवा का जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन यानी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना होना, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है कितना होना चाहिए? 2.1। यानी अगर हर कपल के 2.1 बच्चे पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। 2.1 का मतलब समझ रहे हो कि 2 बच्चे, मतलब ये एवरेज लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं समझना कि 2.1 बच्चे क्या मतलब यानी 2 बच्चे 2.1 मतलब कि ये एवरेज चल रहा है। तो अगर हर कपल का जो है 2.1 पॉपुलेशन पैदा होती है हर कपल से, तो जो किसी घंटे की जो पॉपुलेशन होती है उसको वो स्टेबल होती है, क्योंकि फिर उतना जन्मदन होता है उसी से हर मृत्यु दर होता है। तो रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन लेवल का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होता है? 2.1 होता है। उसके बाद है अगर हम सेंसस से एसटी पॉपुलेशन देखें तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो क्या है? एससी पॉपुलेशन है। तो एज पर सेंसस 2011 एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया इज 8.6% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद है परसेंट ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, और स्टेट्स दिया है, ये लिस्ट दिया है। तो मिजोरम का 94.4% पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है। अरुणाचल प्रदेश का 68.8% पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है। मणिपुर का 35% पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है, और उड़ीसा का 22.8% पॉपुलेशन क्या है? एसटी पॉपुलेशन है।
उसके बाद एज पर सेंसस 11 5 स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। अगर हम हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन को 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अनुसार देखें एज प्रोपोर्शन टू देयर टोटल पॉपुलेशन, यानी राज्य में एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज वाइज देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है उसकी टोटल पॉपुलेशन का, यानी लक्षद्वीप का 94.8% पॉपुलेशन क्या है एसटी पॉपुलेशन। आप गेस कर सकते हो कि केवल 5% पॉपुलेशन जो है एसटी से इतर है। मिजोरम का 94.4% पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है। नागालैंड का 86.5% पॉपुलेशन क्या है एसटी पॉपुलेशन है। मेघालय का 86 है। अरुणाचल प्रदेश का हमने ऊपर देखा। तो आप देख रहे हो जितना नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके जो 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है एसटी पॉपुलेशन है। यही मैं अभी पिछले पेज पे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आप दो भी याद रखना है कि 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिनके जो एसटी पॉपुलेशन हाईएस्ट हैं वो लक्षद्वीप एंड मिजोरम है। उसके बाद है टॉप 5 स्टेट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। अब अगर हम नंबर वाइज देखें तो हाईएस्ट एसटी, देखो ऊपर हमने जो देखा ये परसेंट वाइज था, मतलब कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट एसटी पॉपुलेशन है। अब अगर हम नंबर वाइज जाएं तो सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। सब नहीं याद है तो भी आप दो याद रखना, महाराष्ट्र एंड एमपी एंड महाराष्ट्र। और एमपी तो ज़रूर याद रखना कि एमपी में जो एसटी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है नंबर वाइज। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है और इनको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये सब एक साथ ही हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये 4 और एक पुदुचेरी। इन पांचों में कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है, यानी 0% एसटी पॉपुलेशन है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ये 4 एक साथ हो गए और पुदुचेरी, यहाँ पे कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं है। उसके बाद एज पर सेंसस 11 असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों अगर हम सेंसस 2011 के अनुसार देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एसटी पॉपुलेशन का जो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, अभी हमने देखा था ऊपर अगर हम देखें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आता था ना। तो अब अगर हम इनको एक मिनट, हाँ ठीक है, अब अगर हम इनको एसटी पॉपुलेशन को नंबर वाइज अरेंज करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन मेघालय में रहते हैं, उससे कम नागालैंड में है, उससे कम मिजोरम में और उससे कम अरुणाचल प्रदेश है। तो ये एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज नहीं है, वैसे परसेंटेज वाइज तो मिजोरम हो जाएगा, यहाँ पे संख्या में बात किया जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसटी पॉपुलेशन मतलब एसटी पॉपुलेशन के बढ़ते क्रम में देखें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, फिर मिजोरम से ज़्यादा मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। तो अगर हम नंबर वाइज देखें तो मेघालय में ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज मिजोरम में। उसकी क्योंकि मिजोरम को अगर हम देखें यहाँ से देख सकते हैं ना, ये है लक्षद्वीप के बाद मिजोरम आ रहा है। 94.4% पॉपुलेशन यहाँ की क्या है एसटी पॉपुलेशन है। उसके बाद है ट्राइबल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन नंबर में ट्राइबल पॉपुलेशन हाईएस्ट एमपी में, ये हमने देख ही लिया। उसके बाद स्टेट विथ लोवेस्ट परसेंट ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन देयर टोटल पॉपुलेशन। दोस्तों ऐसा कौन सा, इन चारों में से कौन सा राज्य है जिसके टोटल पॉपुलेशन का एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 0.6% पॉपुलेशन जो है वो एसटी पॉपुलेशन है। तो यही सबसे कम है क्योंकि बिहार में एसटी पॉपुलेशन 1.3% है, तमिलनाडु 1.1 और केरला में 1.5% है। तो उत्तर प्रदेश की केवल 0.6% जनसंख्या क्या है एसटी पॉपुलेशन की है। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 2 लार्जेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन है संख्या में। तो भील ट्राइब जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब्स है और भील के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, गोंड ट्राइब आता है। तो भील ट्राइब जो है लार्जेस्ट है संख्या में। उसके बाद है स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ फुल्ली कवर्ड ट्राइबल हैबिटेशन विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका जो जितने भी ट्राइबल हैबिटेशन यानी जो आदिवासियों के रहने का घर है वो फुल्ली सेफ ड्रिंकिंग वाटर से कवर हो गया, मतलब वहाँ पे सिर्फ पानी का
पानी पीने का स्वच्छ सुविधा है सारे ट्राइबल घर में, तो वो एमपी है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए हैं करेक्ट। एज पर सेंसस 2011 पौंडीचेरी हैज़ लार्जेस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूटी। तो यूटी में अगर हम यूनियन टेरिटरी देखें तो पौंडीचेरी है, इसका माहे भी हमने देखा था। तो पौंडीचेरी में जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। उसके बाद डिकेडल ग्रोथ रेट जो इंडिया का रहा है वो कितना था, हमने देखा था 17.7% रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज देखें तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा, सिक्किम है। यानी अगर हम केवल राज्यों में देखें तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम की है। और हाईएस्ट परसेंट ऑफ एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, पंजाब में है, 32% हमने देखा था। ठीक है। तो कई बार आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंडिया एडॉप्टेड द न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। दोस्तों जो न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया ने 2000 में एक्सेप्ट किया था। और इसका कुछ उद्देश्य क्या है कि इस पॉलिसी में, न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बोला गया है कि इंडिया जो अपने पॉपुलेशन को स्टेबल करेगी कब तक, 2070 तक। पहले ये जो गोल था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का वो 2045 में था, लेकिन अब इसको बढ़ा के पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का गोल कब कर दिया गया, 2070 तक। यानी 2070 तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्थिर होने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों यही क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आया था और डिस्प्यूट हुआ था। कुछ लोगों ने 245 टिक किया था, कुछ लोगों ने 270, पर आयोग ने 270 माना था। क्योंकि ये जो पॉलिसी अपडेट हो गई तो फिर करंट अफेयर की न्यूज़ में आया था कि अब ये गोल जो है हमारा 245 से 270 बदल गया। तो आप भी 270 ही मानोगे कि इंडिया का जो लक्ष्य है 270 तक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जो रिप्लेसमेंट लेवल वाले जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 की है उसको कब तक अचीव करना है, 2010 तक। तो मोस्टली ये अचीव हो ही गया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है वो तो बोलता है कि इंडिया में जो TFR है वो 2 हो गया, इससे भी कम हो गया। ठीक है। तो TFR 2.1 करने का लक्ष्य कब था, 2010 था। ठीक है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे इंडिया इज़ फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे विश्व में इंडिया एकमात्र पहला देश था जिसने अपना एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या है कि केरला इज़ फर्स्ट स्टेट हु अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जो 2.1 वाला टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको अचीव करने वाला पहला राज्य कौन था, केरला था। उसके बाद फॉर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्शन लेवल पर कपल कितना होना चाहिए, ये हमने बताया था कि 2.1 होना चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो यानी स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए तो जो रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्शन लेवल यानी TFR है वो 2.1 होना चाहिए। दोस्तों TFR का फुल फॉर्म क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक कपल के द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चों की संख्या। उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, जो कि 2019-20 के डेटा में रिलीज हुआ था, उसके अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का कितना हो गया है, वो 2 हो गया है, इवन 2.1 से भी कम। तो इंडिया में जो ये बात की जाती है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दोस्तों इंडिया में पॉपुलेशन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन का मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा जो TFR है वो 2.1 से भी कम हो चुका है, लेकिन अब चूँकि ये जिस स्पीड से बढ़ा था तो अब कम बहुत तेज़ी से होगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इंडिया में ज़्यादातर फोकस अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉपुलेशन का मैनेजमेंट पे होना चाहिए, यानी एजुकेशन, स्किल और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने पे। और अगर हम एज 2011 के सेंसस के अनुसार देखें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 2.1 था, 2.4 था। तो सेंसस 2011 में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था, 2.4 था। उसके बाद है हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन व्हिच स्टेट। तो दोस्तों जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है सबसे ज़्यादा है, कितना है, 3.3 है। उत्तर प्रदेश का 3.1 है, MP का 2.8 है और राजस्थान का 2.7 है। ये नीति आयोग की लेटेस्ट डेटा के अनुसार है। तो बिहार जो है वह स्टेट है जिसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हो कि जितने नॉर्दर्न स्टेट है उन्हीं का टोटल फर्टिलिटी रेट केवल ज़्यादा है, साउथ वालों के तो ऑलरेडी 2 या 2 से कम हो चुका है।
उसके बाद व्हेन द कपल प्रोटेक्शन रेट इज गोइंग, जब दोस्तों कपल का जो प्रोटेक्शन रेट होता है फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो बर्थ रेट विल फॉल ओनली इफ़ कपल्स आर ऑफ यंगर। हाँ, तो अगर कपल जो है वो यंगर के एज के होंगे तभी जो कपल प्रोटेक्शन जब यूज करेंगे तो उससे बर्थ रेट जो होगा वो फॉल होगा। उसके बाद ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है द असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन। दोस्तों जो पॉपुलेशन का साइज है और उसका जो कंपोजिशन है, मतलब कंपोजिशन मतलब क्या, उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, उनका हेल्थ एजुकेशन का स्टेटस क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये सब चीज़ें। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। कहीं पे भी जो पॉपुलेशन की कितनी जनसंख्या है और पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या, मतलब यूथफुल पॉपुलेशन है या ओल्ड पॉपुलेशन है या बच्चे हैं भी कैसे हैं, ये सोशल चेंज को डिसाइड करता है। जहाँ पे जो यूथ होते हैं वहाँ पे सोशल चेंज ज़्यादा होता है। और रीजन क्या दे रहा है कि द फर्टिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स मतलब जो कामकाजी ग्रुप होता है, यानी जो 15 से 64 साल के ईयर का जो, या 15 से 59 ईयर के जो लोग होते हैं जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप में यानी जो काम कर सकते हैं, उनकी जो फर्टिलिटी होती है, तो द फर्टिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप इन विच द वाइफ्स इंगेज मोर जनरली इन गेनफुल ऑक्यूपेशंस इज लोअर देन दैट ऑफ द अदर ग्रुप्स इन द सेम इकोनॉमिक कैटेगरी। तो दोस्तों इस लाइन का सिंपल मतलब बस इतना है कि जिन फैमिली में महिलाएं काम करती हैं उनका टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब महिलाएं काम करती हैं तो फैमिली प्लानिंग बेटर तरीके से होती है, उनकी एजुकेशन बढ़ती है, उनकी अवेयरनेस बनती है, साथ में वो प्रोटेक्शंस भी यूज करते हैं वो कपल, और साथ में उनको पता होता है कि अगर खर्चे कितने होंगे, अगर हम ज़्यादा बच्चों को पैदा कर लेंगे तो हम उनको लिखा पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आर जो है यही रीजनिंग जो है वो यही स्टेटमेंट करता है। और तो ए बिल्कुल इसी का कारण है कि किसी पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन जो है सोशल चेंज इफेक्ट करता है। और क्योंकि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, अगर वो ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होती है तो उसकी फर्टिलिटी रेट क्या होती है, कम होती है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि फर्टिलिटी ऑफ वर्किंग वूमन इज लोअर देन द फर्टिलिटी ऑफ नॉन वर्किंग वूमन, ये देखा गया डेटा में, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज हाईएस्ट इन। दोस्तों इन 4 राज्यों में किस राज्य में फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी महिला जो जीवन प्रत्याशा है वो हाईएस्ट है, तो दोस्तों वो पंजाब में है। पंजाब में जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, 72 साल है। उत्तर प्रदेश में केवल 64 साल है। उसके बाद इफ़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम एंड देयर इज नो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन देन नो चेंज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ऐसी पॉपुलेशन के में जो कोई भी चेंज नहीं होता ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों अगर बर्थ रेट और डेथ रेट सेम है, यानी 3 लोग अगर पैदा हो रहे हैं और 3 लोग मर रहे हैं हर साल हर महीने, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर हर महीने हर पर डे 3 लोग पैदा हो रहे हैं 3 लोग मर रहे हैं, तो और अगर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल माइग्रेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि दोस्तों माइग्रेशन से कोई आएगा जाएगा नहीं, तो माइग्रेशन से कोई अगर आएगा जाएगा नहीं तो पॉपुलेशन बदलेगी नहीं, और साथ में जो बर्थ और डेथ रेट है वो भी सेम है। तो उस टाइप के पॉपुलेशन में जब कोई चेंज नहीं होता तो ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद है क्रूड डेथ रेट इंडिया में कितना है दोस्तों, तो इंडिया का जो क्रूड डेथ रेट है एज पर सैंपल सर्वे SRS जो की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो क्रूड डेथ रेट इंडिया का है वो कितना है, 6 आउट ऑफ 1000 मैन। तो क्रूड डेथ रेट को ही डेथ रेट कहते हैं और ये कितना है, 6 है। उसके बाद कह रहा है कि किन राज्य में डेथ रेट जो है, इन चारों में से किस राज्य में डेथ रेट जो है वो लोवेस्ट है, तो दोस्तों महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और कर्नाटका में जो वेस्ट बंगाल का जो डेथ रेट है वो कितना है, लोवेस्ट है। ओवरऑल
जो दिल्ली का जो डेथ रेट है 3.2 है, छत्तीसगढ़ का 7.3 है, महाराष्ट्र का 5.4 है, वेस्ट बंगाल का 5.3 है। तो अगर हम सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का देखें तो उसमें डेथ रेट सबसे कम दिल्ली का है, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी दिल्ली में हेल्थ की फैसिलिटी बाकी चीज़ें ठीक ठाक है। उसके बाद अगर हम सारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट डेथ रेट देखें तो किसका है, वो छत्तीसगढ़ का 7.3 है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में लोवेस्ट डेथ रेट किसका है, वेस्ट बंगाल का है 5.3। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, IFR से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे इन्फेंट्स डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। हाँ, तो हर प्रत्येक साल में 1000 जो जन्म लिए बच्चे हैं उनमें कितने इन्फेंट की डेथ हो गई, उसको क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहा जाता है। डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, इसमें वे बच्चे काउंट किए जाते हैं जो अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, यानी 1 साल के पहले ही। उसके बाद प्रेजेंटली जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है इंडिया की SRS 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सी है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो प्रेजेंटली इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितनी है, 30 है। उसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 है, उसके अनुसार जो बर्थ और डेथ को जो मतलब कि लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ और डेथ इवेंट्स विद इन कितने दिन में। तो दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 है, उसके अनुसार जो बर्थ होता है किसी भी बच्चे का या किसी का डेथ होता है तो उसके 21 दिन के अंदर जो है वो लीगली मैंडेटरी है कि उसको रजिस्टर करवाया जाए। तो अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट विद इन 21 दिन। तो ये सिंपली ऐसे ही पूछता है कि भारत में कितने दिन के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु या जन्म का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो 21 दिन के अंदर। उसके बाद कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड डेथ सेंसस। दोस्तों भारत में एकमात्र राज्य जिसने डेथ सेंसस स्टार्ट किया था कर्नाटका था। उसके बाद है लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। दोस्तों 2011 के सेंसस से देखें तो जो लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इंडिया में कहाँ पे है, वो गोवा एंड मणिपुर में। गोवा एंड लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इंडिया में कहाँ पे, गोवा एंड मणिपुर में। कितना है, 11 है, ठीक है। उसके बाद एज पर सेंसस से 11। केरला का जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो 12 है, ठीक है। अब लेकिन 6 हो चुका है, लेकिन हम अगर सेंसस से देखें तो 12 था, और तब जो है वो गोवा और मणिपुर का लोवेस्ट था। उसके बाद ऑल इंडिया इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितना था, सेंसस के अनुसार 44 था, और हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी था, फिर उड़ीसा था। तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट MP में था, ऑल इंडिया 44 था, केरला का 12 था, और लोवेस्ट कहाँ पे था, गोवा एंड मणिपुर दोनों का 11 था। उसके बाद है लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन अर्बन एरिया इन 2021। लेटेस्ट डेटा 21 के अनुसार लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट किस अर्बन एरिया में, किस राज्य के अर्बन एरिया में लोवेस्ट है, तो केरला में। ऑब्वियस है कि अब केरला जो है काफ़ी इंप्रूव हो चुका है हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, तो केरला में जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो लोवेस्ट है अर्बन एरिया वाइज अगर हम देखें। उसके बाद है लेस इन्फेंट मोर्टलिटी रेट देन ऑल इंडिया एवरेज। दोस्तों जो ऑल इंडिया, अगर हम 2020 का डेटा देखें तो जो ऑल इंडिया एवरेज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट था वो कितना था, 30 था। तो ऑल इंडिया एवरेज की तुलना में जो लेस इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहाँ पे, इन चारों राज्यों में। तो ऑब्वियस है कि ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में ही सही होती हैं। तो तमिलनाडु का जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो कितना था, 15 था, और ऑल इंडिया एवरेज 30 था। तो ऑब्वियस है कि तमिलनाडु का बेटर है। उसके बाद है टारगेट ऑफ इन्फेंट मोर्टलिटी रेट टू बी रिड्यूस ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान। दोस्तों 12th 5-year प्लान में जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट को रिड्यूस करने का टारगेट था वो कितना था, 25 था। ये पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 मोर मेल चिल्ड्रन आर बॉर्न ईच ईयर देन फीमेल चिल्ड्रन इन इंडिया। ये हमने अभी आगे भी देखा कि सेंसस 2011 की जनगणना से देखें हम
तो इंडिया में जो मेल चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल चिल्ड्रन। अब कुछ नेचुरली भी होते हैं, ये हमने देखा था, और कुछ होता है फीमेल को मार दिया जाता है तो इसलिए भी। उसके बाद इन इंडिया डेथ रेट ऑफ मेल चाइल्ड इज हायर है देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। हाँ, लेकिन अगर हम डेथ रेट देखें तो मेल चाइल्ड का जो नेचुरली जो डेथ रेट होता है उसमें मेल का हाई होता है देन फीमेल। दोस्तों ये माना जाता है, डार्विन ने भी बोला था अपने नेचुरल सिलेक्शन के फिलॉसफी में, कि जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा एडॉप्टेबल होती हैं इन कंपेरिजन टू मेल। तो अगर नेचुरल डेथ देखा जाए तो मेल जो है वो ज़्यादा एक्सपायर होते हैं कंपेयर टू फीमेल। लेकिन अब फीमेल के साथ ज़्यादती हो जाती है तो इसलिए फीमेल चूँकि मार दिया जाता है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो इसलिए वो डेथ उनकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन नेचुरली देखें तो मेल ज़्यादा एक्सपायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसके बाद एवरेज एज ऑफ इंडियंस इन 2020। दोस्तों 2020 में एवरेज एज इंडियन का कितना था? 29 साल था, और इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज़ ए यूथफुल कंट्री। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। दोस्तों 14 साल से कम की जो एज है उसकी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? तो 29% है सेंसस 2011 के अंदर, यानी 29% इंडिया की पॉपुलेशन जो है 14 साल से कम है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एज 20 ईयर्स एंड अबव कितना है? 59.29%। अगर 20 साल से या 20 साल से ऊपर पॉपुलेशन देखें तो कितनी है? वो 59.29% है। उसके बाद अगर हम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर देखें तो 65 है। ये डेटा मेंस में भी बहुत यूज होता है कि इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम की है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में कितना है? तो ओल्ड एज की जो डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में 14.2% है। दोस्तों ओल्ड एज डिपेंडेंसी का मतलब वे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो जो काम नहीं कर सकते हैं उनको डिपेंडेंट बोला जाता है। तो एल्डरली डिपेंडेंसी ऑन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होती है? दोस्तों जो 15 से 59 ईयर एज के लोग होते हैं वो काम कर सकते हैं तो वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, और 59 यानी 60 या 60 से ज़्यादा के लोग जो है काम नहीं कर सकते बुजुर्ग लोग, तो उनको डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में माना जाता है। तो 0 से 14 साल के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो हैं वो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो पूछा है तो इंडिया का कितना है? 14.2% है, यानी हर 100 में से 14.2 लोग जो हैं ओल्ड एज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 65+ एज ग्रुप कितना है? तो 4.8%। टोटल पॉपुलेशन का 4.8% पॉपुलेशन जो है वो 65 साल से ज़्यादा उम्र का है। उसके बाद है इंडिया हैज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड इट मीन्स। दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडिया हैज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स इट हैज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर। दोस्तों अभी आपने देखा कि 15 से 59 यानी 60 साल तक के लोगों को वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है। लेकिन अब चूँकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है लोगों की, लोग ज़्यादा साल तक जीते हैं, तो इसलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, इसलिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो यूएन कितना मानता है? 15 से 64 मानता है, जबकि हमारे सेंसस में कितना माना जाता है? 15 से 59 यानी 60 तक। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? उसके बाद है हमारा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैंने क्या बताया आपको कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक बोनस बोलते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा काम करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि 0 से 14 साल के बच्चे जो काम नहीं कर सकते और जो 65 या 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन माना जाता है, और 15 से 64 के एज ग्रुप को क्या माना जाता है? वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स इज रिलेटिवली हाई। तो जो डिपेंडेंसी रेशियो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी जो
वर्किंग एज की पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली क्या है, हाई है। तो सेम ही चीज़ है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। कहीं पे वर्किंग एज लिखा रहता है 15 से 64, कहीं पे 15 से 59, तो दोनों ही सही है। यूएन जो है वो 15 से 64 मानता है, जबकि हमारे जो सेंसस वगैरह हुए थे उसमें 1559 माना जाता है। लेकिन अब आगे भी 64 65 भी लिख कर आएगा, क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसके बाद टू रीप द, दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल को प्रमोट करना पड़ेगा यूथ में, तभी वो एम्प्लॉयमेंट करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नॉट इन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दोस्तों जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका कौन सा इसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो वर्किंग पॉपुलेशन का बढ़ना जो है कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का एडवर्स इफेक्ट यानी ख़राब इफेक्ट नहीं होता। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें अगर वर्किंग एज की साइज बढ़ रही है तो कभी भी ख़राब नहीं होता, तो देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2.1% पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है यानी दिव्यांग है, और जो जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है उसका केवल 2% जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, बाकी डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ पे। उसके बाद है सबसे ज़्यादा भिखारी इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। उसके बाद है एज पर सेंसस 2011 क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कितनी है, तो दोस्तों इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2.3% पॉपुलेशन यानी 27.8 मिलियन पॉपुलेशन क्या है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अब यहाँ से आ गया हमारा रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एज पर सेंसस 2011 असेंडिंग आर्डर ऑफ पॉपुलेशन साइज, अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का पॉपुलेशन साइज देखें तो सबसे कम जैन की पॉपुलेशन है, फिर बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है, फिर सिख की पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू। तो जैन सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, जैन की है, तो इसको आप याद रख सकते हो, जैन जन्मते ही नहीं। उसके बाद बुद्धिस्ट की है 0.7% है, फिर सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम से, ठीक है, JBSM निमोनिक से। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। एंड हाईएस्ट परसेंट शेयर ऑफ क्रिश्चियंस इन इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी किस राज्य में उसकी टोटल पॉपुलेशन का हाईएस्ट परसेंटेज क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो नागालैंड। तो नागालैंड का 88% पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, मिजोरम का 87 है, मेघालय का 74 है। ये तो आपको पता होगा कि नॉर्थ स्टेट में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, तो नागालैंड में जो है वो नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन का हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं, तो हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। उसके बाद दो स्टेटमेंट दिया है कि लिटरेसी रेट जो है केरला में हाईएस्ट है, बिल्कुल सही है। केरला हैज़ हाई परसेंट ऑफ क्रिश्चियन, तो केरला में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन हाई है, तो केरला की जो लिटरेसी रेट है वो हाई है। इसका ये कारण नहीं है कि केरला में जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन है, केरला में क्रिश्चियन है, लेकिन अगर हम परसेंट वाइज देखें तो हाईएस्ट जो है वो क्रिश्चियंस नागालैंड में, तो ए करेक्ट है आर। और वैसे भी अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन होता तो भी इसका करेक्ट रीजन नहीं होता, क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई होगी, लिटरेसी रेट का धर्म से नहीं संबंध होता। तो ए करेक्ट है और आर फॉल्स है। उसके बाद एज पर सेंसस 2011 डिसेंडिंग आर्डर एज पर सेक्स रेशियो, तो अगर हम सेक्स रेशियो का डिसेंडिंग आर्डर देखें तो डिसेंडिंग आर्डर एज पर सेक्स रेशियो किसका है, अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का देखें हम, रेशियो होता है दोस्तों, क्रिश्चियन के सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 1023 है। उसके बाद बुद्धिस्ट का 965 है, जैन का 954 है, मुस्लिम का 951 है, सिख का सबसे कम है। तो सिख जो कम्युनिटी है उसका सेक्स रेशियो जो है माइनॉरिटी में सबसे कम है, और क्रिश्चियन का जो सेक्स रेशियो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 1023 होता है। तो और जैन की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, हाईएस्ट है। तो हमने क्या देखा कि क्रिश्चियन का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, सिख का सबसे कम है, और जैन का लिटरेसी रेट सबसे हाई है। उसके बाद है नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि 75% की लिटरेसी अचीव करना 2007 तक। उसके बाद है द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो निग्रोइड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अंडमान निकोबार का एन और निग्रोइड का एन रिलेट कर सकते हैं, तो द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार बिलोंग टू निग्रोइड ग्रुप, ठीक है। जो हमने
अंडमान एंड निकोबार का एसटी देखते नहीं, ऊंग्स, जरावा, सेंटिलेज, ये सब जो ट्राइब्स है किससे आते हैं, नेग्रोइड से आते हैं। और उसके बाद है नॉट इन इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ का एक कारण इसमें में से कौन सा नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉल्यूशन बढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण कल्टीवेबल लैंड घटा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण वाइल्ड लाइफ बढ़ा है। ये कारण नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण वाइल्ड लाइफ कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है, शिकार होता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है असर्शन है कि गंगा प्लेन इज अ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट, और रीजन क्या दे रहा है कि गंगा इज द मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो गंगा का जो प्लेन है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो है गंगा रिवर जो सबसे ज़्यादा यूज होती है पानी के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो इसीलिए, और एग्रीकल्चर के लिए, तो इसीलिए गंगा प्लेन पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो दोनों करेक्ट है, और आर जो है एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरिया ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंडिया का जो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरिया है, एक गंगा यमुना दोआब, पंजाब प्लेन, वेस्ट बंगाल डेल्टा, डेक्कन ट्रैप, तमिलनाडु और साउथ ईस्ट कर्नाटका प्लेटू है। ये सारे रीजन जो हैं वो पॉपुलेशन और रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, फर्टाइल लैंड होती है, एग्रीकल्चर होता है, अच्छी खासी मात्रा में पॉपुलेशन पाई जाती है, घर बसाए गए हैं। तो ये सब जितने कोस्टल एरिया और डेल्टा एरिया वहाँ पे ही प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन रिसोर्स एरिया होता है इंडिया का। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आज हमारा जो है वो सेंसस से रिलेटेड 2011 के सेंसस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। ये जो डेटा है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 और आरओ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड लेकर आएंगे, जो आरओ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।